नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और लोकसभा के में श्रीनगर से सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बयान दिया है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे और उमर अब्दुल्ला तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पत्रकारों के साथ कश्मीर में बात की है और यह कहा है कि उन्होंने अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके इंचार्ज जरूर बनाए हैं, उनको जिम्मेदारियां दे दी हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचें और पार्टी को ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करें। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उमर अब्दुल्ला असेंबली के चुनाव लड़ेंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी कह दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता मैं तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर एक बड़ा अहम सवाल उनसे पूछा गया कि आपने कल जो कॉन्स्टिट्यूंसी 47 कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जों की लिस्ट निकाली है उससे तो साफ पता चलता है कि आप गुपकार अलायंस में रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो लिस्ट निकाली गई है पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाली गई है, इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि गुपकार अब नहीं है या गुपकार मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगा। और फिर उन्होंने एक और हैरान करने वाली बात कही, उन्होंने कहा पहाड़ी कबीला को जो एसटी स्टेटस को लेकर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी अब रिकमेंडेशन दे दी है, उस रिकमेंडेशन पर उन्होंने कहा कि मैंने भी पहाड़ी कबीला के एसटी स्टेटस के लिए बात की है। जबकि पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो ऑन रिकॉर्ड इस बात को उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी पहाड़ियों के हकों के हितैषी नहीं थे। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और चीज की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों के इंचार्ज बनाए लेकिन उसमें दो लोगों के नाम नहीं थे। उन्होंने जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग इंचार्ज बनाए उसमें उन्होंने गांदरबल, लालचौक और हजरतबल, गांदरबल से एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लेजिस्लेटर एमएलए रहे हैं अशफाक जब्बार, उनका नाम नहीं था लिस्ट में, उनका नाम नहीं और कुछ और लोगों का नाम नहीं था। जब पार्टी के कुछ नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों के इंचार्ज बनाए हैं, मैंडेट नहीं बांटे हैं। लेकिन जब आप माफ कीजिएगा, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अंदर नेता हैं उनसे बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए गए हैं आने वाले कल में इन जगहों से चुनाव भी यही लोग लड़ सकते हैं, इसकी संभावना है। अब जब लिस्ट को आप देखते हैं तो आपको लिस्ट से यह पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशफाक जब्बार जो पूर्व एमएलए हैं गांदरबल के, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद सैयद आखून का नाम भी लिस्ट में नहीं है, हजरतबल से वो चुनाव लड़ते हैं। छानपुरा, गुलमर्ग, पटन, उड़ी, सोनावारी, यहां से उन्होंने बाजाब्ता इंचार्ज बना लिए हैं। करनाल से अगर कफीलुर रहमान है तो समझ में आता चुनाव वही लड़ेंगे, और इसी तरीके से त्रेहगाम से अगर सैफुल्ला मीर हैं तो समझ आता चुनाव वही लड़ेंगे। सोगामी, अगर आज नासिर सोगामी अगर अपने ट्विटर हैंडल पर कहते हैं कि मैं अपने घर वापस गया हूं तो इसका मतलब नासिर असलमानी जो सोगामी है वो कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कैसर जमशेद लोन को लोलाब का इंचार्ज बनाया तो किसी और से चुनाव तो लड़वाएंगे नहीं। चौधरी मोहम्मद रमजान को अगर हंदवाड़ा का इंचार्ज बनाया है तो चुनाव तो किसी और से लड़ाएंगे नहीं। शफकत वटाली को अगर लंगेट का इंचार्ज बनाया है तो क्या शरीफुद्दीन शारिक के किसी रिश्तेदार को वहां से चुनाव लड़ाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लगता यही है, हो सकता है आने वाले कल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बदलाव आए, कोई हृदय परिवर्तन हो, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा लिस्ट को आगे देखते हैं तो आपको साफ पता चलता है कि जब आप डॉक्टर सज्जाद उड़ी का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बना रहे हैं तो आप मोहम्मद शफी उड़ी को तो मैंडेट देने वाले नहीं है, मैंडेट तो डॉक्टर सज्जाद उड़ी को ही मिलेगा। कंगन में आप कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज किसी को भी बना सकते थे लेकिन आपने मियां अल्ताफ को बनाया है। इसी तरीके से आपने एहसान परदेसी को लालचौक का इंचार्ज अगर बनाया है तो एहसान परदेसी की जगह किसी और को तो आप वहां से चुनाव लड़ाएंगे नहीं। जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से तनवीर सादिक चुनाव लड़ेंगे, सब जानते हैं, तो वही उस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं। इसी तरीके से खान साहब से सैफुद्दीन बट चुनाव लड़ेंगे, सबको पता है। अब्दुल रहीम राथर सरार शरीफ से चुनाव लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी वही हैं। अली मोहम्मद डाट चाडूरा से चुनाव लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी वही हैं। जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी पामपुर से चुनाव लड़ने की संभावना है उनकी, आने वाले कल में कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज वही हैं।
इसके अलावा मोहम्मद खलील बंद पुलवामा से वो एमएलए रह चुके हैं, चुनाव वहीं से लड़ सकते हैं। इसी तरीके से सकीना इत्तू दमहाल हांजीपुरा साउथ कश्मीर की एक पावरफुल नेता है। अब दमहाल हांजीपुरा में सकीना इत्तू को कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाकर किसी और से चुनाव लड़वाया जाएगा, इसकी संभावना बड़ी कम है। इसी तरीके से अब्दुल मजीद भट्ट लारमी अनंतनाग वेस्ट से ही चुनाव के लिए खड़े होने वाले हैं, सबको पता है, जग जाहिर है। बशीर वीरी बिजबेहरा से चुनाव लड़ेंगे, सब जानते हैं। इसी तरीके से अल्ताफ अहमद कल्लू पहलगाम से दावेदार हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया गया है। यानी साफ ये है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों के जो इंचार्ज बनाए गए हैं, ये इंचार्ज उन कॉन्स्टिट्यूंसियों के ही दावेदार हैं और उन कॉन्स्टिट्यूंसियों से इन्हीं लोगों ने आने वाले कल में चुनाव लड़ना है। अशफाक जब्बार को लेकर बीच में खबर चली थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि शायद अशफाक जब्बार आने वाले कल में अपना किसी और दल के साथ जुड़ सकते हैं या अपनी एक पार्टी खड़ी कर सकते हैं। यह अफवाह बीच में उनको लेकर उड़ी। उसके बाद उनको लेकर यह अफवाह उड़ी शायद वो ये पार्टी छोड़कर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में या अपनी पार्टी में जा सकते हैं। ना वो अपनी पार्टी में गए, ना पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में गए, ना उन्होंने अपना दल बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने हुए। उसके बाद और कुछ खबरें उनको लेकर उड़ी, लेकिन कोई भी खबर तथ्यों के आधार पर नहीं। लेकिन एक चीज जिससे चिंता नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में है वो ये है कि बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी नेता को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलना होता है तो उसको समय लेने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर अशफाक जब्बार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलना है तो समय आसानी से मिलता है। उसका कारण वो अपनी धर्मपत्नी को बताते हैं कि उनकी धर्मपत्नी डीडीसी हैं और अन्य कई और चीजें बताते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग हैं वो उनका यह मानना है, सूत्रों के अनुसार उनका यह मानना है कि अशफाक जब्बार कहीं ना कहीं किसी और जगह कुछ और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या यह सत्य पर आधारित है? इसमें कोई सच्चाई है? या तो अशफाक जब्बार को पता होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये सारी बातें चल रही हैं। अब उमर अब्दुल्ला का यह बयान देना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, क्या इसका यह मतलब है कि कल मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूर्ण बहुमत जम्मू कश्मीर में आता है तो क्या अली मोहम्मद सागर को मुख्यमंत्री बनाएंगे या तनवीर सादिक को बनाएंगे या किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या पारिवारिक पार्टियों में संभव हो पाएगा कि आप पार्टी के परिवार के किसी व्यक्ति को छोड़कर परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएं? जब भी जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बजता है, क्या उस बिगुल के बजने के बाद आप जम्मू कश्मीर के चुनाव में जब उतरेंगे तो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर या अब्दुल रहीम राथर के बाद तनवीर सादिक के बाद अन्य कई और नाम हैं जिनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे? क्या उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी छोड़ रहे हैं? क्या यह सारा काम पार्टी के अलग अलग लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो करेंगे? अगर थोड़ा इतिहास की ओर नजर दौड़ाई जाए, जब उमर अब्दुल्ला के ऊपर गंभीर आरोप पीडीपी के नेता और उस समय के वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने लगाए थे, उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने के लिए गए थे। उस वक्त भी एक साजिश करके एक खबर जो है अलग अलग अखबारों में छपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जिस समय उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने के लिए राजभवन की तरफ गए और उन्हें रोकने के लिए लोग गए, तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर नेता अलग एक जगह बैठे, उन्होंने मीटिंग की और यह तय किया था कि या तो अली मोहम्मद सागर या अब्दुल रहीम राथर, दो में से किसी को मुख्यमंत्री हम बना सकते हैं, संभवतः यह भी हो सकता है। उस नाराजगी के चलते लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला और कुछ सीनियर लीडरों के बीच में नहीं बनी, ठनी रही दो नेताओं के बीच में। वो लंबे समय तक वो सब कुछ भी चलता रहा। और इस चीज को लेकर एक और बात, आज भारतीय जनता पार्टी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा है, उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात कई बार कही कि पार्टी के सीनियर नेताओं का काम करने का तरीका अलग था और उमर अब्दुल्ला और ये जो परिवार है इनका काम करने का तरीका अलग। अब इस समय जब उमर अब्दुल्ला को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बयान देते हैं, कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की पहली पारिवारिक पार्टी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पारिवारिक पार्टी परिवार के सदस्य को छोड़कर किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बनाएगी?
या यूं है कि चुनाव तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारी मेजॉरिटी आ गई, उस मेजॉरिटी के आने के बाद हम जो है दावेदारी पेश करेंगे और उसके बाद किसी एक व्यक्ति को जो है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहा जाएगा कि आप रिजाइन करो, इस्तीफा दो, आप वहां से चुनाव लड़ेंगे और फिर आप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर राजनीति में यही होता है। क्योंकि अभी के समीकरण को देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शायद यह लग रहा है कि पहाड़ी समुदाय को एससी स्टेटस मिलने के बाद बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो सकती है। उनको शायद यह भी लग रहा है कि बीजेपी की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि घाटी में दो दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बन सकते हैं। संभवतः ना बने, वो उनकी मर्जी, लेकिन चुनावों के बाद इस तरह के समीकरण अगर बने कि बीजेपी को 10-12 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वो 10-12 लोग इन दो राजनीतिक दलों से निकलकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार जम्मू कश्मीर में बना सकते हैं। ये चीजें भी चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मजे हुए पुराने सियासतदान हैं जो नब्ज पढ़ सकते हैं कि लोगों की नब्ज क्या है, उनको राजनीतिक नब्ज बड़ी अच्छी तरीके से उनकी समझ में आती है। तो शायद उनको यह भी लग रहा होगा कि भाई कोई समीकरण ऐसा बनना नहीं कि मुख्यमंत्री हमारा बन सके, तो बेहतर क्या है कि चुनाव में उतरने की बात ही न की जाए। और उसके बाद जब जानते हैं उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और सभी लोग कि केंद्र शासित प्रदेश से प्रदेश का दर्जा या राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को अभी नहीं मिलने वाला और इसमें और समय लग सकता है, तो फिर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए क्या यह मांग रखना ऐसे जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व केवल मात्र घाटी में बचा हुआ है, क्या ये इस तरह की बात करना या इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना सही है? क्या राजनेताओं को ये मॉरल हाई लेना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में हैं, आपने मॉरल हाई ले लिया कि जी मैं तो मुख्यमंत्री, मैं तो चुनाव में उतरूंगा ही नहीं, लेकिन फिर आप सारी दावेदारी छोड़ रहे हैं, क्या इसकी बात करेंगे? और अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ने ही नहीं, तो आप द्रास और करगिल क्या करने जा रहे हैं? आप डोडा, किश्तवाड़, इन बाकी इलाकों में चक्कर लगाने क्यों जा रहे हैं? आप कैंपेन क्यों कर रहे हैं? कैंपेन आपने करना है। कैंपेन का जितने स्लोगन बनेंगे, जो नारे दिए जाएंगे, उसमें आपका नाम जरूर होगा। जितने पोस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनेंगे, उनके ऊपर आपका नाम जरूर होगा। जितनी जनसभाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस कराएगी, उन सभी जनसभाओं में आप शामिल होंगे। तो चुनाव आप लड़ेंगे, जनसभाओं में भी आप शामिल होंगे, पोस्टर पर भी आपका फोटो चाहिए। हर जगह जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट वोट मांगेगा, वहां पर आपकी तस्वीर होना जरूरी है। अगर सब जगह आप मौजूद हैं, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि चुनाव ना लड़ने का मतलब कतई भी ये नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप 90 की 90 सीटों से चुनाव आप लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त आप मैदान में उतरेंगे, तो आप अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे पार्टी का, तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में तो लोगों ने आपको चुनना है ना। क्योंकि अब तो आजकल चेहरों पे चुनाव होता है, कौन चेहरा है जी मुख्यमंत्री का। जिसका मतलब यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि मेरे सुपुत्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो एक इमोशनल अपील आम जनमानस के बीच में तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि राजनीति जज्बात पर नहीं, बल्कि राजनीति करके ही होती है।